अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर टू पार्ट स्पेशल विद डॉक्टर आयशा सिद्दीका। पहले पार्ट में तो आपने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर और कमांड स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की और कहा कि सिनर्जी का जो ये कॉन्सेप्ट पुश किया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव होगा भी कि नहीं होगा। पाकिस्तान के इर्द-गिर्द पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। इंडिया के साथ जैसा आपने ज़िक्र किया पहलगाम के अंदर पहले पुलवामा के अंदर हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक्स और पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया और फिर पाकिस्तान ने क्लेम किया डाउनिंग प्लेन्स भी इंडिया के। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के साथ भी आपके ताल्लुकात और जो सिचुएशन है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर या दुरंत लाइन के ऊपर भी बहुत कंटेंशियस है। ईरान के ऊपर भी हमला हुआ पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। अम, अब बात हो रही है गज़ा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर, जहाँ पे पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक यूएस ट्रम्प बैक्ड रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि रशिया और चाइना ने अब्सटेन किया है। अब इसके कॉन्टोर्स हमें नहीं पता कि क्या पाकिस्तानी अफवाज वहाँ पे जाएगी, अगर जाएगी किस कैपेसिटी में जाएगी, क्या वो हमास को डिसआर्म करने जाएगी, अगर वो डिसआर्म नहीं होते तो क्या लड़ेगी, ये सब सवालात पैदा होते हैं। हाउ डू यू फर्स्ट सी के जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है और उसके अंदर पाकिस्तान की हिमायत है ट्रम्प प्लान के साथ, उसको आप किस तरह देखती हैं? उसमें ये है जी कि आपको याद कराती चलूँ कि महीना डेढ़ पहले सैयद आसिम मुनीर जॉर्डन गए थे और बहुत मिल के आए किंग अब्दुल्ला से। वो भी अभी पाकिस्तान आए हुए थे। जी, जी। तो उसमें ये प्रोबेबली जो मेरी खबरें हैं वो ये कि सिफ़ारिश करवाने गए थे कि इज़राइल से कह के उस स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स में पाकिस्तान का नाम ले लें और इज़राइल मान जाए। अ, याद कराना पड़ेगा आपके सामीन को कि इज़राइल ने जैसे टर्की को मना कर दिया है। जी। जॉर्डन और इजिप्ट भी अभी तक श्योर नहीं है। लेकिन ये है कि स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स में पाकिस्तान का बहुत दिलचस्पी है बिकॉज़ ये वो एक काम है जो कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका जो है वो डेफ़िनेटली लेना चाहते हैं उसके साथ, इस फ़ौज के साथ। आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया जिसने कल मोहम्मद बिन सलमान जैसे अभी-अभी अमेरिका गए थे, कोई $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है, F-35 फाइटर जेट्स लिए हैं, ठीक है, उसका पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को फ़ायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ट्रेनिंग भी करवाती है, मौजूद भी होती है और अभी जो हमारी दोबारा से जो हुई है सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट, पुराने को रिवाइव किया गया है। तो उसमें ये है कि एक मौका मिलेगा एयरफ़ोर्स को कि F-35 फाइटर जेट्स की परफ़ॉर्मेंस भी खुद देखें, एक्सपीरियंस करें। मे बी उसके अंदर ट्रेनिंग भी खुद जी। कर सकें। लेकिन बात ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये जहाज़-वहाज़ जो हैं ये कोई खुद लड़ने के लिए तो इस्तेमाल नहीं की। मेन लड़ने वाली फ़ोर्स जो है वो तो पाकिस्तान आर्म्ड फ़ोर्सेस जाएँगे। अब मोहम्मद बिन सलमान ने जो शर्त रखी है वो यही है, वो कहते हैं कि भई हम उस वक़्त शामिल होंगे जब एक पैलेस्टीनियन स्टेट का होगा। पैलेस्टीनियन स्टेट नेतन्याहू तो मेरे ख़्याल में इस आइडिया से ख़ासे दूर हैं। लेकिन अगर स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स की जस्टिफ़िकेशन पाकिस्तान में कैसे होगी? मैं समझती हूँ कि उसके लिए ज़रा एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा हो। जैसे जो सरकारी सारे मौलवी हैं, ताहिर अशरफी वग़ैरह-वग़ैरह, वो बिल्कुल एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। तो जी अब्राहमिक एकॉर्ड्स का मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर लेगा इज़राइल के साथ। हमने तो मक्का और मदीना को बचाना है, इस किस्म की गुफ्तगू हो रही। एक बिल्कुल दूसरा स्पिन। लश्कर तैयबा वाले भी लगे हुए हैं अपने फ़ेसबुक पे कि जी अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि जो टीएलपी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई। तो बात ये है कि बना रहे हैं, माहौल। माहौल बना रहे हैं, जिसमें किसी तरह जस्टिफ़ाई कर सकें अपनी प्रेज़ेंस। अम, अब ये खतरे से खाली नहीं रहेगा।
क्योंकि जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अगर डी-वेपनाइज़ करना है हमास को, तो क्या हमास डी-वेपनाइज़ हो जाएगा? अ, और कमांड एंड कंट्रोल किसका होगा? इज़राइली फ़ौज के साथ या इज़राइली गवर्नमेंट जो है उसके साथ आपको कितना करना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अ, जो जाते हैं फ़ौजी उनका क्या रिएक्शन है? मोस्ट पॉसिबली अ, अगर डिप्लॉय हुए तो चले जाएँगे। लेकिन ये बहुत एक ट्रिकी एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है। देखें, पाकिस्तानी आर्मी यूएन के अम्ब्रेला के अंडर बोस्निया में भी है और हालाँकि बोस्निया में एक तरफ मुसलमान थे, एक तरफ सर्बियंस, क्रोएट्स थे, तो उनको बहुत गम था, गुस्सा था। एक अ, किस तरह जो कोसोवन्स के साथ, जिस तरह बॉस्नियंस के साथ सलूक हो रहा था। लेकिन उस वक़्त एक बिल्कुल डिफरेंट जियोपॉलिटिक्स थी कि आपको भी याद होगा कि बिल क्लिंटन ने सऊदी अरेबिया को भी इनकरेज किया था, वेपन्स जो थे वो दिए गए थे और बम्बार्डमेंट भी हुई थी सर्बियंस, अमेरिकन बम्बार्ड, पुश देम बैक। जबकि तब रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा था सर्बियंस। ऑफ कोर्स। तो अब तो सिचुएशन डिफरेंट है। मतलब ये कि गाज़िल्स की मदद के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी फ़ौज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये ज़्यादा ट्रिकी अ, ग्राउंड है जिस पे आप अपनी फ़ौज को उतारेंगे अगर आपने उतारा। ये ये जो है ये जो जो भी तैयारी हो रही है ये बहुत आहिस्ता-आहिस्ता होगी। जल्दी में मेरे ख़्याल में हमारे वाले भी नहीं भागेंगे। अपनी बैक वॉच करके, एनवायरनमेंट बिल्ड करके तभी जाएँगे। और आपने अफ़गानिस्तान का तो बिल्कुल ज़िक्र किया कि एक ज़माने में हमारे जो दोस्त थे वो और सवाल ये उठता है कि कैसे, क्यों कर नाराज़ हुए? मतलब ये कि 2018-19 में 18-19-20 में तो टीटीपी बहुत कम ऑपरेशंस होते थे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। या अपैरेंटली जनरल फैज़ हमीद के साथ टीटीपी का कोई एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत कुछ 6 साढ़े 6 हज़ार तालिबान जो थे वो पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई थी। 3,500-4,000 और विद फैमिलीज़ 35,000 की बात कर रहे थे वो। इससे ज़्यादा थे और उसमें अ, 2 हैं जो लोग बताते हैं। एक तो ये है कि उनको कहा गया कि अच्छा जी आ जाओ, जो अपना भत्ता-शत्ता लेना है लो, अपना शरिया-वरिया करना है करो। अ, लेकिन दूसरी थी कि इनके साथ ये था कि वेपन्स छोड़ के आओ, राइट। राइट? अब सवाल ये है कि जब भत्ता लोगे तो उसके लिए तो वेपन्स आपको चाहिए होंगे ना। तो किस किस्म का फैज़ हमीद ने खिचड़ी पकाई थी और वो सिर्फ़ फैज़ हमीद की खिचड़ी नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशनल वो भी इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशन याद रखें डिसीजन थी। डिसीजन थी। बाजवा साहब भी ऑन बोर्ड थे। ये नहीं कि आईएसआई चीफ अकेला कर रहा था। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो थे लेकिन उस डिसीजन मेकिंग में उनका यूँ कोई हाथ नहीं था। इमरान खान का मसला ये था कि वो एक पपेट की तरह जो उनको पढ़ाया गया था, समझाया गया था, वो बैंड बजाती। तो जी, तालिबान दोस्त हैं, तालिबान को ये वो। लेकिन 2023 में नवंबर 2023 में टीटीपी ने वो सीज़फायर रिवर्स किया। खत्म। इसलिए कि जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुई पाकिस्तान आर्मी में, उधर सपोर्ट नहीं थी उस एग्रीमेंट की। इन्होंने पुल बैक किया, उधर से फिर पुशबैक की और हम फिर वहीं खड़े हैं। और अब तालिबान जो हैं उनको 2-3 शिकायतें हैं। तो वो कहते हैं कि भई हमें उस तरह डील ना करो जैसे हम तुम्हारा कोई सूबा हैं, हम तुम्हारा हिस्सा हैं या हम सब सर्विएंट हैं। मगर ये रेटरिक तो यहाँ से यही आ रहा है कि आप कुछ भी नहीं है, हरामखोर और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके लिए। 200 साल में ना बरतानिया कुछ कर सका, ना रूस कुछ कर सका, ना अमेरिका
कुछ कर सका। अफगानियों के पास दे हैव फार लेस टू लूज देन वी डू। आई वांट टू कम बैक टू दिस इशू क्योंकि आपने जनरल फैज़ हमीद का ज़िक्र किया। डिसीजन सर पे है और कहा जा रहा है 14 साल कैद, अनप्रेसिडेंटेड एक तरीके से ये एक डेवलपमेंट है। इतने बड़े ओहदे के ऊपर गाय हू वाज़ ड्यू फॉर अ चीफ पोज़ीशन जो कहते हैं आफ्टर बाजवा। हाउ डू यू सी दिस? क्या हो रहा है उस खबर को लेकर? आपके पास कुछ खबर है इसके हवाले से? अभी तो कोई खबर नहीं थी सिवाय जो आपने सुना है कि उनकी सेंटेंसिंग होने वाली है। अब इसमें क्या चार्जेस होंगे? वो चेंज ऑफ मैनेजमेंट का आपने ज़िक्र किया और इंस्टीट्यूशनल उसका ज़िक्र किया, तो ये इज़ ही ओनली टू ब्लेम कि क्या हो रहा है उस डायनामिक में? देखिए इंस्टीट्यूशन की थिंकिंग चेंज हुई ना, लेकिन हुआ ये कि जब इंस्टीट्यूशन की थिंकिंग चेंज हुई, देखिए जब तक ओआईएसआई चीफ थे, उनका जब टेन्योर ख़त्म हुआ, उनको जनरल बाजवा ने लगाया को कमांडर पेशावर, उसमें अड़ी डाली इमरान खान ने। क्योंकि इमरान खान टोटली एक बंदे पे फोकस कर रहे थे कि इसने मुझे वादा किया है मेरे अगले 5 साल भी मुझे दिलाएगा। यहाँ इमरान खान की जो गलती, तो इस वजह से उन्होंने बहुत ज़िद की कि नहीं इसको ना हिलाओ ना हिलाओ। लेकिन मिलिट्री ने, आर्मी ने जो करना था किया, को कमांडर पेशावर लगाया, और एज को कमांडर ये जाते रहे अफगानिस्तान। ये जो तालिबान के साथ नेगोशिएशंस थे ये खुद कंडक्ट करते थे, और जो खबरें हैं वो ये हैं कि जो सीनियर तालिबान लीडरशिप थी, इन्होंने खासे इनरोड बनाए, कंधारियों के साथ भी के थे। और सुनने में ये है कि ये जो इसे सीनियर जो तालिबान लीडरशिप थी, इस पे ड्राइवर वगैरह भी होते थे, उनसे भी ये खुद मिलते थे। तो उसको इन्होंने मैनेज किया। फिर एक पॉइंट पे इनको को कमांडर बहावलपुर लगाया गया, उसके बाद ये रिटायर। अ, मैं समझती हूँ कि आई थिंक फैज़ हमीद भी अपना फ़ोकस उन आखिरी दिनों में लूज़ कर गई, और उनका ख़्याल यही था कि वो इतने इफ़ेक्टिव हैं, इतना उनके लिंक्स हैं, वो एमआई में भी रह चुके थे, आईएसआई में भी, कि वो एक इमारत को जो कि गिर रही थी इमरान खान नाम, उसको वो बचा के उसको वापस खड़ा, डेक ऑफ कार्ड्स को खड़ा कर सके। So they both counted on the wrong horses. दे काउंटेड ऑन द रॉन्ग हॉर्स, बिकॉज़ दोनों के केसेस में, मतलब कि फैज़ हमीद के केस में तो मसला ये था कि वो समझ रहे थे कि ज़ाहिर है इमरान खान वापस आएँगे तो अच्छा, इस पे लोग आपसे थोड़ा डाइग्रेस करेंगे, कहेंगे कि एक फैज़ हमीद जैसा जनरल एक इमरान खान आउटसाइडर पे किस तरह रिलाई कर सकता है? वो तो इंस्टीट्यूशन से निकले थे, तो अपने इंस्टीट्यूशन पे रिलाई नहीं कर रहे होंगे वो, या जनरल बाजवा के साथ नहीं मिले होंगे वो इस मौज़ू के ऊपर या किसी भी मौज़ू के ऊपर। खाली होता ये है कि जब आप इतने सेंटर स्टेज होते हैं, तो यू लूज़ योर ऑब्जेक्टिव। तो एक दफ़ा आपको नज़र आना बंद हो जाता है। और इस इदारे की जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम इमर्जिंग है, वो ये है कि जब एक बंदा डोमिनेट सिस्टम पे कर जाता है ना, एक है कि सिस्टम चला, आप, मैं, कोई तीसरा, चौथा उस सिस्टम का हिस्सा है। आपने भी बात कही, मैंने भी कही, अगले दोनों भी बात की, और अपने हिसाब से परफ़ॉर्म करें। फिर जब डोमिनेट हो जाता है ना सिस्टम, और सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम है। मैं नेवल हेडक्वार्टर्स में रही हूँ कोई 1.5 साल, और वो मैंने वहाँ होते हुए देखा। भई जो बेस्ट ओपिनियंस ने कि मैं आर्म्स प्रोक्योरमेंट के साथ डील करी, और वहाँ मैंने देखा कि जो बेस्ट ओपिनियंस थी वो आती थी कमांडर लेवल तक, जूनियर ऑफिसर्स अपनी बिल्कुल ओपिनियन ठीक लिखता था। फिर एक पॉइंट आता था जब ऊपर से ऑर्डर आता था, और सारी डिसीजन मेकिंग एकदम घन चक्कर में ट्विस्ट हो जाती थी। फिर
नेशन के लिए क्या बेहतर है, सर्विस के लिए क्या बेहतर है, वो एकदम गोल हो जाता था। तो होता था अभी कैसे ऊपर वाले को सैटिस्फाई करना है, चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड की। तो फिर वो बायपास हो जाती थी जो ये सही ओपिनियंस होते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि जो जूनियर ऑफिसर्स थे, जो कि अभी प्रमोशनल फास्ट ट्रैक में नहीं आते, वो तीनों सर्विसेज, वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो मैं समझती हूँ कि दीज आर बेस्ट परफॉर्मिंग पीपल जो प्रमोशनल फास्ट ट्रैक में जिस वक्त आप आ जाते हैं तो आप अंधाधुंध ये देखते हैं कि ऊपर वाले को कैसे खुश करें, नीचे वाले अपने काम कर रहे हैं। एंड सो गोइंग बैक टू फैजन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए देखते हैं तो उनको देखे ना, उनको भी उनका भी एक एको चेम्बर था ना, उनके लोग, उनकी सपोर्ट बेस, एंड उन्होंने सोचा कि वो डिलीवर कर सकते हैं, पुश बैक कर सकते हैं, नहीं कर पाए। सो ये मसला हुआ। और अ, मैं समझती हूँ कि एक लेवल पे ये पर्सनल बैटल है। बिटवीन द डार्क हॉर्स एंड द चोजन हॉर्स उस वक्त। हाँ, हम लोग के नो आई डोंट थिंक बिकॉज़ इसमें पॉलिटिशियंस का कोई मसला है। मतलब ये कि सैयद आसिम मुनीर की सिलेक्शन और जो उनकी और इमरान खान का झगड़ा है, बिल्कुल पर्सनल है ना, वन टू वन। मगर ना सिर्फ उन तक है, आप फैज़ हमीद की बात कर रही थी, तो वो तो चोज़न हॉर्स थे ना, तो ये आसिम मुनीर उस वक़्त एक डार्क हॉर्स समझे जाते थे या रनिंग में नहीं थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया था, देखिए, जब वो आ गए ना, तो उनको तैनात कर दिया गया। जब वो तैनात कर दिया गया, जब वो कंट्रोल में आ गए, उसके बाद भी फैज़ हमीद खिचड़ियाँ पकाते रहे, जो कि इंस्टीट्यूशन की डिस्टेबलाइज़ेशन जो थी उसको डिस्टेबलाइज़ करती। क्योंकि हो गया ना, देखें, उनके कंपैरेटिव में आपको बताऊँ, साहिर शमशाद मिर्ज़ा, अगेन एक लास्ट सीजेसी एससी। अ, अगेन वो एक फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स थे आर्मी के। उनका नाम था कभी अच्छा ये तो आर्मी चीफ बनेगा। लेकिन और तो उनमें भी नहीं थे जो कि बड़े इंसिस्टेंट हों कि भई इमरान को सज़ा देनी है। वो कि वो उन जर्नैलों में थे जो कहते थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेयर इलेक्शन कराओ या क्लोज़ डिफर। जो बायपास करके इन्होंने जीओसी 10 डिव, 11 डिव लाहौर और जीओसी पेशावर को ये हुक्म दिया था कि अपने को कमांडर्स की मत सुनो, अब डायरेक्टली यू विल टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ and chairman joint chiefs of staff committee stood by him. So this is how our institution operates, good or bad, वन फॉर ऑल और नन। right? क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंस्टीट्यूशन सस्टेन करता है तो इन सारों के प्रिविलेजेस पावर उसके उससे निकलती है ना। एंड साहिर शमशाद मिर्जा अंडरस्टूड दिस, फैज हमीद डिडंट, बिकॉज फैज हमीद अगेन was so focused अपनी पावर पे, वो भूल गए ये सबक। Does the current chief, Field Marshal, overall defense chief understand this? उनको अभी तक तो समझ है किस तरह इसको रन करना। बट अगेन देखें, डिपेंड करता है और ये आने वाले सालों में उनका और उनकी इंस्टीट्यूशन का कितनी कुर्बत रहती है, कितना डिस्टेंस होता है। देखिए, ये पहली दफ़ा है कि हम एक नया सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वो है 5 साल की मुद्दत, मुद्दत मुलाजमत। मुलाज़मत। देखें, मैं समझती हूँ कि फिर मगर ये इनकी तो 5 साल से ऊपर चली गई है ना। बस वो छोड़ अच्छा, नई शुरुआत। देखें, 5 साल एक सर्विस चीफ जो 3 साल की
लेकिन कोई भी सर्विस चीफ कोई ऐसा तीर 5 सालों में नहीं मारेगा जो कि उसने 3 सालों में नहीं मारा। ना कि आप कहते हैं ना कि जो कुछ बड़ी चेंज ले आएगा इंस्टीट्यूशन। मैं समझती हूँ मेरा आर्गुमेंट ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन को साथ लेके नहीं चलते, तो वो फिर इंस्टीट्यूशन शुड बी द पुश ना। बेशक डायरेक्टिव ऊपर से आए। देखिए, होता ये है कि आप अपॉइंट हुए, साल 1.5 साल तो आपको लग गया सिस्टम को समझने में, हालाँकि आप सिस्टम के अंदर से आए हैं, लेकिन फिर भी At that level. फिर फिर आगे आपके पास 1.5 साल रह गए। अब अक्सर हमने देखा है कि रेपुटेशन है कि ये एक्सटेंशंस लेते हैं। कियानी ने एक्सटेंशन ली, बाजवा ने एक्सटेंशन ली, राही शरीफ को ली। इन्होंने मुद्दत मुलाज़मत ही बढ़ा दी। 3 साल में होता ये है कि 3 साल के लिए जब आर्मी चीफ आता है, तो फिर पीछे एक पूरी लाइन लगी हुई है, जो कि इस इंतज़ार में है। आपके 9 से 12-15 आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जो इस तैयारी में हैं कि भई अब अगली हमारी बारी है। और उनके गिर्द एक 25-30 लोगों का लेफ्टिनेंट जनरल Each. ईच, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, We're talking about thousands of people that are हाँ, involved in anticipation. राइट? एक पूरा हर उसका ग्रुप होता है। अब 3 साल के बाद या एक्सटेंशन हुई, तो उनको फ़र्क पड़ेगा, या वो रिमूव हो गया, रिटायर हो गया, फिर इनकी बारी आई, भाग-दौड़ होती है। अब तो आपने 5 साल कर दी ना मुद्दत, उसमें जिन्होंने रिटायर होना था, ना कि अब ऐड हो गया है इसमें, अब तो और लोग भी रिटायर हो जाएँगे। 5 साल की एक्सटेंडेड मुद्दत है। 27 में देखें जाके हो सकता है ये एज़ आर्मी चीफ ही अपनी एक्सटेंशन करवा लें। 27, 28, 29 नहीं क्या नहीं वो अभी नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर रहे हैं बाय द वे। नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों के अंदर वो भी एक इश्यू बना हुआ है। आप कह रही तो ये तो डन डील है, मगर 2 या 5 साल का वो तो ड्रामा खत्म नहीं हो गया 27वीं तरमीम के बाद? देखें, आर्मी चीफ इनकी मुलाजमत नवंबर 2027, एज सीडीएफ नवंबर 2027 से नवंबर 27 2030 है। अच्छा, तो इसका एक सिनेरियो को प्ले आउट करें, उनको 2 साल की आती है नोटिफिकेशन, लेट्स अस्यूम। नहीं नहीं, 2 साल की तो आ जाएगी, आज मगर नहीं, इसमें वो जो मसला नहीं। 3 साल का गैप है अगर क्या कि 2030 तक ये सीडी देखिए 3 साल उनके नवंबर 27 को खत्म हो, खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल, और 2 साल की एक्सटेंशन है, राइट। ये इशू नहीं है। आपके जहन में कहीं अली इशू है, कोई इशू बड़े लोगों के ज़हन के अंदर ये नहीं, क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं नहीं, ये बकवास है जो सीडीएफ की जो बात कर रहे हैं वो अलग है ना, ओके, वो दैट्स डिफरेंट टॉपिक, राइट, द टू हैट्स नाउ, ठीक है? बिट कंफ्यूजिंग, नो इट्स नॉट। देखिए, नवंबर 2027 से ये डिसाइड करते हैं कि मैं आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ देता हूँ, राइट, बट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो सीडीएफ थी, एंड एज सीडीएफ he also has to be the army chief, because the army chief is the CDF बाय डिफॉल्ट। by default, तय कर दिया है ना। सो व्हाई केयर अबाउट द नोटिफिकेशन, लाइक इट डजंट और मैटर, इस 27 में राइट। ये अपनी 5 साल और बढ़वा लेंगे, जैसे 2032 तक जाएंगे ना एज आर्मी चीफ। ओके, इट्स अ साइकिल, क्योंकि देखिए या तो फ्रेश स्टार्ट होता, राइट, फ्रेश स्टार्ट होता, आर्मी चीफ जहाँ से शुरू करता, चेयरमैन, सॉरी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वहीं से शुरू करता, पर ठीक है जी, टाइड है। अब इसको अनटाई भी नहीं हो सकता, और ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि अभी
27 में जब इनका एक टेन्योर खत्म होगा तो फिर आगे कैसे एक्सटेंड हो, ओके एक्सटेंड तो होगा, राइट। राइट, लेकिन किस ऑर्डर में होगा, तो 2032 तक होगा या 2030 तक होगा? ओके, तो क्या अभी अगर ये एक नोटिफिकेशन आती है, क्या ये 2030 तक ही सब मामला आप कह दिए कि नहीं, देखिए एज़ आर्मी हो थी नहीं, उसके दो ये 2 साल की बात। तो उनकी आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई है, उसके मुताबिक 2027 तक गोज़ एज़ आर्मी चीफ। अब डिपेंड करता है कि हो सकता है इस नोटिफ़िकेशन में ये उसको भी एक्सटेंड कर दें टू 2030। दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन। लेट्स सी कि क्या आता है। वेरी ट्रिकी एंड यू आर लाइक स्टैंडिंग ऑन एक्सट्रीमली शिफ्टिंग सैंड। तय कर दिया है ना इन्होंने, दोनों ऑफिसेज़। एक खतरनाक पहलू है, हमने बात शुरू की थी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर, हम फिर गए इन फैज़ हमीद और इस आर्ग्यूमेंट के अंदर नोटिफिकेशन वाले। ऑन द फ्लिप साइड एक फिलहाल एक चादर जड़ी हुई है, फटी हुई, जमहूरियत की पाकिस्तान के ऊपर। एक गिलाफ चढ़ाया हुआ है उन्होंने जमहूरियत का। इन सब तरामीम के बाद अब 28वीं तरमीम की बात भी हो रही है। न्यू प्रोविंसेस क्रिएशन की बात हो रही है, पता नहीं क्या-क्या उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। आप क्या देख रही हैं? किस तरफ ये चीज़ जा रही है फॉर द सिविलियन गवर्नमेंट, व्हाटएवर द सिविलियन गवर्नमेंट इज़? इमरान खान का भी एक हड्डी फँसी हुई है हलक में। बहुत सारी चीज़ें हैं आउटस्टैंडिंग इस पूरे पूरे सिस्टम में अभी भी। अभी इमरान खान की तो कोई हड्डी नहीं रह गई। वो हड्डी बन के फँसे हुए हैं। किसी की नहीं, नहीं, क्या हड्डी? देखिए किसको, उनकी पार्टी इज़ डिस्ट्रॉयड और देखिए उसमें सारा मसला फ़ौज का नहीं है। मसला एक हमारा हिस्टोरिकल है और वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी अपने काडर बिल्ड ही नहीं। इमरान खान ने बिल्कुल नहीं बिल्ड। इमरान खान की पार्टी का सबसे बड़ा मसला ये है कि टोटली रिवॉल्व्स अराउंड वन पर्सन, पर्सनैलिटी। इमरान खान। देखिए काडर्स में होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक लीडरशिप होती है और वो लीडरशिप जो है वो बैटल को वहाँ पिक करती है जहाँ आप छोड़ के, यू नो समबडी इज टू पिक द मेंटल। द मैंटल। आपके पास तो कोई है ही नहीं। आप जेल से अगर कोई बयान दे सकते हैं तो आप दे देते हैं, लोग आपसे तालियां बाहर बजाते हैं, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स टफ। राइट, दैट्स सो इसलिए मैं कह रही हूँ ये हड्डी नहीं है, तो वहीं रहें, क्योंकि अब ये नहीं है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, वहां तक तो बात है ही नहीं। सैयद आसिम मुनीर नहीं करना चाहते, कोई इंसेंटिव नहीं है। कोई इंसेंटिव नहीं, डजंट केयर, व्हाई शुड ही। तो ये सिंबल बन के बैठे रहें। अ, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही गेम है कि पीपल्स पार्टी जो थी उसकी नज़र थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट पे, वो उन्होंने निगोशिएट कर लिया कोई 27वीं अमेंडमेंट में सौदेबाजी में, अब अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगवा लिया, तो वो हुकूमत भी पास है, बलूचिस्तान की भी उनके पास है, सिंध की भी, कार्ड्स टू प्ले है। तो ये तो फिर ड्रामा टाइप जो है पंजाब में है, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के। देखिए एक ये जो जिस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं ना, उसमें हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास की लैक ऑफ थिंकिंग है, मैं समझती हूँ कि उस पे भी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल कार्डर्स का ना होना, फिर ये कि सोचना ना कि अ, आप एफिशिएंसी जो है कैसे बढ़ाएँ, आप लोकल बॉडी सिस्टम जो है किसी ने इनकरेज नहीं किया, राइट? अच्छा, अब इसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये है कि चूँकि फ़ौज हमेशा इतनी पावरफुल रही है तो इसमें कभी स्टेबिलिटी आने नहीं दी। वो भी बात ठीक, लेकिन बात ये है कि आपने दूसरी तरफ कुछ क्रिएट नहीं किया ना। अब सारे बैठे हैं लाइन में,
और चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, अपनी नई जनरेशन्स को लाना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में। और इसलिए अब तो सिर्फ सौदाबाजी बनती है, अब कुछ जॉब फुट में नहीं। ट्रैक बनता नहीं। सो ये जो हाइब्रिडिटी, मैं तो भाई हँसती हूँ, आपस की बात है। मैं कहती हूँ कि भाई अब तो पाकिस्तान को अगली अमेंडमेंट होनी चाहिए, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और फिर मार्शल साहब को बादशाह, Instead of getting all of these amendments, हाँ, तस्लीम कर लो, वो फैसले करें। क्योंकि like Amirul Momin type position. तो क्योंकि बात है कि आप तो बेसिक चीज़ कर नहीं रहे। जो पॉलिटिकल गवर्नेंस हैं, वो सिर्फ एक फेस, अच्छा, लोग कह रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंसी एंड ये मिलिट्री लीडरशिप की पोजीशन को कंबाइन शायद कर दिया जाए, इसी रफ्तार से चलते रहे। अभी तो प्रेसिडेंट हैं असद जरदारी, और उसके साथ मेरा निकाल के उनको अभी हिलाया जाएगा। कोई ऐसा मुझे खतरे की चीज़ नजर नहीं आपको आ रही। अ, चलेंगे। मत भूलें कि अयूब खान ने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम किया, मुशर्रफ की भी बड़ी ख्वाहिश थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। सो ये ख्याल आता रहा है। मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू, जो इनके लिए भी इशू होगा, ये है कि इकोनॉमिकली वायबल ये मुल्क बनता है या नहीं बनता। आपने इकोनॉमी की बात की, अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है करप्शन के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली एसआईएफसी पाकिस्तान को मेंशन किया है और कहा है कि जी बिकॉज अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बहुत इसके अंदर इश्यूज हैं। एसआईएफसी पाकिस्तान ब्रेन चाइल्ड था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, और इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने के अंदर वो एक तरीके से नाकाम रहा है। उसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए जो इनकी कैपेसिटी, मगर ये समझते नहीं कैपेसिटी है हाँ, और इसीलिए इकदाम किए जा रहे हैं। मैं कहती ये तो बिल्कुल वही बात है, बड़ी क्रूर सी बात। तो मुझे हार्ट की सर्जरी करवानी हो और मैं चली जाऊँ कॉबलर के पास कि भाई खोल लो। खोल दो, नहीं नहीं होता ना। इनके आइडियाज़, और मैं समझती हूँ कि देखें, एक फैक्ट है और वो ये है कि इंस्टीट्यूशनली जो एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड है इन पाकिस्तान इकोनॉमी, बिकॉज पाकिस्तान इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं उनके सारे मरात, उनकी सर्वाइवल, वो मिलिट्री है मोर देन द पॉलिटिशियन। बट पॉलिटिशियंस भी, बट इंस्टीट्यूशनली एक ही है। अब चक्कर ये है कि फिर उनको ये भी साफ ख्याल आता है कि नहीं नहीं, हम तो पढ़ लिख ज़्यादा गए, हमें पता है कैसे करना है, और इनको नहीं होता पता, और वो लेके कुत्तों इनके साथ जो होगा मुल्क को लेके दिख जाते हैं। देखिए रियलिटी ये है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यूथ की ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, एक कंफ्यूजन बढ़ रहा है, कैपेसिटी नहीं है। आपके यहाँ रियलिटी ये है कि हर किसी को हाथ लगाओ, उसे पूछो वो चाहता है मुल्क से भागना है, करोड़ों की आबादी है, नहीं भाग सकते। लेकिन ख्वाहिश हर किसी की है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है जिसमें आपका सर्वाइव करना मुश्किल है एंड इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही। आपके यहाँ एथनिकली भी प्रॉब्लम्स हैं। जो कराची का नॉन पंजाबी बिजनेसमैन है, वो समझता है कि उसकी अब वो सपोर्ट नहीं है। दाऊद्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, सारे दुबई इधर उधर शिफ्ट हो रहे बांग्लादेश, दुबई, ऑल दैट, यस। हैं, राइट। बड़ा जो पंजाबी है वो बिजनेसमैन वो बैठा हुआ है, तो एक वो है। दूसरा ये है कि वो भी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, It's not that much. राइट। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही,
आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि जी सऊदी अरेबिया से, यूएई से, लेकिन आपके इस सिस्टम में जिसमें हर किसी को नज़र आता है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होएगा, इन्वेस्टमेंट लाना का फ़ायदा कोई नहीं। और वो तो हमें आप जिस तरह की नज़र नहीं आ रही अभी। देखिए, क्योंकि लोगों की जो ख्वाहिश है, वो कहीं और जा रही है। यू नो मैं इमरान खान के फ्लॉज़ वर्सेस नवाज़ शरीफ वर्सेस ज़रदारी, इस आर्गुमेंट में नहीं हम जाए, लेकिन ये है कि एक सपोर्ट है और जितना लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, उतना वो इमरान खान की तरफ देखेंगे। तो लोग कहीं और जाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कहीं और जाना चाह रहा है। और कोई देखिए, और एक अथॉरिटेरियन सिस्टम का एक इनहेरेंट एक फ्लॉ कि वो एक टाँग पे टूटी टाँग पे खड़ा हो। जिस दिन वो हिल गई, गिर गया, आपको तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए ना इन्वेस्टमेंट लाने की, वो है नहीं। सो हियर आर दीज़ इश्यूज़। वेरी क्विकली, आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट आप इंडिया के ऊपर आपकी बड़ी गहरी निगाह है। एक तरफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है, अभी हाल ही के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर एक धमाका हुआ, जिसके ऊपर इंडियंस ने बड़ी अपनी तहकीकात की और फिर कहा कि जी ये रिलेटेड है टू टेररिज्म और शायद ओरिजिनेट कर रहा है कश्मीर से। पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी धमकियाँ दी हैं, फील्ड मार्शल ने खुद ही भी दी हैं। एक नेक्सस का भी बात की जा रही है जी, फितना अल ख़वारिज अल हिंदुस्तान के इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो गहरे ताल्लुकात हैं, वो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शायद एक कॉम्बाइन बनता नज़र आ रहा है। इट ऑलमोस्ट सीम्स फ्लिप फ्रॉम 1970s के 70s के अंदर पाकिस्तानी दावा करते थे तुमने ढाका ले लिया, हमारे नहीं, पास काबुल नहीं। की सपोर्ट है। आप बताएँ प्लीज़ उसके ऊपर? देखिए, एक तो अ, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, पाकिस्तान बिल्कुल बांग्लादेश से बढ़ा रहा है, लेकिन ये यू नो 2 गरीब मुल्क हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट एक-दूसरे की सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब 27% ट्रेड बढ़ी है बांग्लादेश से, लेकिन हाँ, वही प्रोडक्ट्स हैं ना, राइस है, कुछ और आइटम्स हैं, ट्रेड की लिमिटेशंस हैं। आपकी अपनी इकोनॉमी इतनी सस्टेन नहीं करी, आप वहाँ से रेडीमेड गारमेंट्स इनका वाहिद एक प्रोडक्ट है ना, वो क्या लेके आए? अ, आप इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस, मिलिट्री टू मिलिट्री। सुना है बांग्लादेश एयरफोर्स क्योंकि उनका 2030 में फोर्स मॉडर्नाइजेशन प्लान है, फिर जेफ-17 थंडर की तरफ देखें। लेकिन मिलिटरीली क्या आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं? जवाब है नहीं। देखिए, अ, एक उनका कॉमन बॉर्डर है और यूँ इंडिया बांग्लादेश की कोई लड़ाई नहीं है। कल इलेक्शन होंगे, अगर मोहम्मद यूनूस साहब ने करवा दिए, बड़ा उनको शक गुज़रता है क्योंकि उनका इमेज, जो नैरेटिव बिल्डिंग उनके गिर्द हुई है, ग्रामीण बैंक और नोबेल प्राइज़ ये वो, लेकिन वो इस दाल में ही बड़ा काला है, क्योंकि उनको लाया गया था इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। वो कभी-कभी रिफॉर्म्स की बातें करती हैं, उनका मैंडेट नहीं है। उनका मैंडेट सिर्फ़ और सिर्फ़ बांग्लादेश में इलेक्शन करवानी है। तो अगर उन्होंने करवाई इलेक्शन, तो देखें, पक्का है कि अवामी लीग नहीं है, ठीक? लेकिन खालदा ज़िया आती हैं, तो बड़ी प्रैग्मैटिक, वो ये नहीं है, वो बिल्कुल पाकिस्तान से रखे हैं। नो अनलाइक हसीना, शेख हसीना, जिनने पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म कर दिए। इन्होंने ये पाकिस्तान से रखेंगी, लेकिन ये हिंदुस्तान से नहीं रखेंगी। डेल कॉमन कॉमन देखिए, कॉमन बॉर्डर है और इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। कॉमन रिवर्स हैं,
और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए बांग्लादेश की डिपेंडेंस है। कॉमन रिवर्स तो इधर भी है पाकिस्तान की तरफ। हाँ, लेकिन एक और हिस्ट्री है, उनकी और इंडिया की हिस्ट्री और। इंडिया को देखते हुए अभी मोदी सरकार सॉरी गो अहेड प्लीज। सो बांग्लादेश इज़ नॉट फ्लिप। हमारा ये ख़्याल था 1994 में, रिमेंबर अटेंड की थी मैंने सेमिनार, उसमें वो राम सहगल साहब है ना, तो उन्होंने एक पेपर पढ़ा तो उसके एयर चीफ बैठे गए थे, सर्विंग एयर हमारे। तो उन्होंने कहा जी हम बेसिस डेवलप करेंगे और ढाका में अपने जहाज़ पार्क करेंगे। भई इस किस्म की जंग नहीं होने वाली जिसमें आप वहाँ से जहाज़ उड़ाएँगे इंडिया को अटैक करने। आप ना पहले कर पाए 71 में, ना अब कर जा रही है, बेतुकी बात है, राइट? बट इट्स गुड के रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट? वहाँ तक ठीक है। सो टू आंसर यू कि ये फ्लिप नहीं है कि जी काबुल उनके पास, ठीक है? वो इंडिया जो है, वो जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो ये है कि माय एनिमी इज़ माय माय फ्रेंड। फ्रेंड। लेकिन तालिबान की अपनी खुंदक बहुत है। उनका अपना झगड़ा हमारे साथ, वो इंडिपेंडेंट है और मैं समझती हूँ कि कॉन्स्टेंटली अगर हम काबुल को इंडिया की लेंस ही से देखेंगे, तो हम अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ सॉल्व नहीं कर पाएँगे। है, मैं ही नहीं कह रही कि इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है उनकी कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी वगैरह-वगैरह। लेकिन उनके पास वेपन्स ही इतने हैं कि उनको और वेपन्स की ज़रूरत नहीं। अमेरिका जो इतना वेपन्स छोड़ के गया है, वही बहुत है इनके। सो यूँ दैट वे फ्लिप नहीं है कि जी इधर हमने कर लिया, कोई कॉमनैलिटी इस इश्यू पे नहीं है। दरअसल में हमारे लिए अफ़गानिस्तान इज़ अ मच बिगर थ्रेट देन बांग्लादेश कुड एवर बी फॉर इंडिया। एंड फाइनली ऑन इंडिया इटसेल्फ एंड द कैलकुलेशन, नरेंद्र मोदी साहब ने भी बिहार के अंदर बड़ी मैसिव एक स्वीप थ्रू हुई है उनकी कोalition की। पहले आपने जिक्र किया था कि बिहार इलेक्शंस को देखते हुए कुछ कैलकुलेशन शायद कर रहे हों, मगर ऐसा नहीं लगा। नहीं, मैंने आपको कभी भी ऐसा नहीं कहा। ये हमारे दोस्त यार ये खबरें उड़ा रहे थे कि जी नहीं इस वजह से टेंशन हो रही थी। बिहार वाज़ नेवर आउट ऑफ देयर हैंड। राइट। जब वो अपने दोस्तों से जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि ऑब्जर्वर्स हैं, जब पूछते थे भी सिर्फ बिहार का मसला तो नहीं है। तो नहीं भई, बिहार इज़ दे आर नॉट बीजेपी इज़ नॉट लूजिंग बिहार। और एनी अदर इट सीम्स गिवन द फैक्ट। उसकी वजह है ना, उसके इंडिया के अपने मसाइल। मतलब ये कि राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, फिर उसको लंबे अरसे के लिए वो कहीं लैटिन अमेरिका सैर करने गायब हो जाते हैं। उनके यहाँ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी तो एक खुदा की तरह से, भगवान की तरह से नरेंद्र मोदी को वो तोहफ़ा है। क्योंकि इतना बेकार आदमी जो किस चीज़ से पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। एंड जो जवाब आया है जिस बिहार के इलेक्शन को, वो ये है कि लोगों ने सज़ा दी, पैनिश किया है एक ऐसे लीडर को जो कि गायब है पॉलिटिकल सीन से। देयर नीड कंसिस्टेंसी। इस नुक्ते के ऊपर आयशा सिद्दीका, थैंक यू सो मच। आपने इतनी हमें इतना टाइम दिया और क्लैरिफिकेशन भी ऑफर कर दी। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह।